माँ देखो भैया मेरी चोटी खींच रहे हैं। मोनिका एकदम से चिल्लाती हुई बोली। राजीव, क्यों तंग कर रहा है छोटी बहन को? माँ ने कहा। राजीव, मैंने कहाँ कुछ किया है माँ, ये तो ऐसे ही मेरी शिकायत करती रहती है। मोनिका, नहीं माँ, भैया ने खींची थी मेरी चोटी। मोनिका रुआंसी होकर बोली। माँ ने राजीव के कान खींचे। राजू, तू उससे बड़ा है फिर भी तंग करता रहता है अपनी बहन को। राजीव, आह छोड़ो ना माँ, मेरा कान उखड़ जाएगा। मोनिका अपने भाई की कराहने की आवाज़ सुनकर एकदम से बोली। माँ प्लीज़ छोड़ दो ना भैया को, उन्हें कितना दर्द हो रहा होगा। माँ, अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ी शिकायत कर रही थी, अब क्या हो गया? मैं तुम दोनों भाई बहनों के झगड़े में पड़ा ही नहीं करूँगी आगे से। अपने आप सुलझाया करो अपने झगड़े। माँ गुस्से में वहाँ से चली गई। दीपक आंगन में कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे और माँ बेटे और बेटी की नोकझोंक को देखकर धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे। तभी उनकी नज़र घड़ी पर पड़ी जो सुबह के 9 बजा रही थी। दीपक ने अपनी पत्नी रीना को आवाज़ लगाते हुए कहा। रीना जल्दी करो, मेरा नाश्ता ले आओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। रीना, जी अभी आई। ये बच्चे भी ना परेशान करके रख देते हैं सुबह सुबह से ही। तभी रीना ने बच्चों से कहा, अब तुम्हारा रूठना मनाना हो गया हो तो स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारी स्कूल बस आती होगी। राजू और मोनिका दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अरे मम्मा आप भूल गए ना, आज तो हमारी छुट्टी है। रीना, छुट्टी है? लेकिन किस बात की छुट्टी है? आज तो संडे भी नहीं है। अरे माँ, हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं ना, आज उनके बेटे की शादी है, इसलिए उन्होंने आज स्कूल में अवकाश रखा है। रीना अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुम लोगों ने कार्ड दिखाया तो था। तभी दीपक तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए पूछने लगे, नाश्ता मिलेगा या चला जाऊं? रीना ने कहा, अरे रुको, लेकर तो आ रही हूँ। बोलते हुए नाश्ता टेबल पर रख देती है। दीपक एक कंपनी में नौकरी करते हैं, उनकी इतनी कमाई तो है कि अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से करते हैं। रीना गृहस्थी संभालती है। राजीव 12 साल का है और 9वीं कक्षा में पढ़ता है। मोनिका 9 साल की है तथा 7वीं कक्षा में पढ़ती है। अरे मोना, तू फिर अतीत में खो गई। जब मोनिका गीता की आवाज़ का कोई जवाब नहीं देती तो वह उसे झिंझोड़ने लगती है। मोनिका एकदम से अतीत से वर्तमान में लौट आती है। उसकी आंखें सजल थीं। गीता, अरे मोना, तू अपने अतीत को भूल क्यों नहीं जाती? 7 साल हो गए उस घटना को। मोना, गीता 7 साल हो गए, पर ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। तभी अनाथालय के मेस की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देती है। गीता एकदम से खड़ी होती हुई बोली, अरे जल्दी करो मोना, वरना डिनर नहीं मिलेगा। तुम तो जानती ही हो काकी को, उन्हें प्रत्येक काम समय पर करना ही पसंद है। यदि कोई भी नियम टूटा तो फिर उनके भाषण सुनने पड़ेंगे। नहीं गीता, मुझे भूख नहीं लगी है, तू जाकर खा ले। उसकी आंखें फिर आंसुओं से भर जाती हैं। ठीक है, तुझे भूख नहीं है ना, तो मैं भी नहीं जाती, मुझे भी भूख नहीं है। गीता ऐंठते हुए बोली। मोना बोली, अरे तू जाना यार, खाना खा ले, मुझे पता है तुझे भूख सहन नहीं होती, फिर सारी रात करवटें बदलती रहेगी। कोई बात नहीं, तू खाना नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी, समझी? पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। गीता बड़बड़ाते हुए बोली। ओहो गीता, चल ठीक है, मैं चलती हूँ। गीता खुश होते हुए, सच? इसका मतलब मैं जीत गई? हाँ मुझे पता है, मैं नहीं जाऊंगी तो तू भी नहीं जाएगी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मैस की तरफ चल पड़ती हैं और जाकर टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाती हैं। खाना खाते हुए दोनों हंसी मजाक की बातें करती रहती हैं। गीता और मोनिका दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त हैं जो एक दूसरे के दुख सुख में साथ निभाती हैं। कमला देवी अनाथ आश्रम ही उन दोनों का घर था। रागिनी देवी काकी की सास ने ये आश्रम खोला था। उनके पति और सास की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। रागिनी देवी स्वभाव की बहुत अच्छी थीं, परंतु अचानक पति की मौत ने उन्हें तोड़ दिया था। उन पर अपने 5 साल के बेटे की जिम्मेदारी थी और माँ समान सास के अनाथ आश्रम को संभालना था, इसलिए इन सब जिम्मेदारी ने
उन्हें थोड़ा चिड़चिड़ा और नियम पसंद बना दिया था। उनके पति की मौत को 20 साल हो गए थे और उनका बेटा लंदन पढ़ने के लिए चला गया था। धन दौलत की उन्हें कोई कमी नहीं थी। वे अनाथ आश्रम के बच्चों का पूरा ध्यान रखा करती थीं। उनका मानना था कि अगर बच्चे अनुशासित नहीं होंगे तो वो अच्छे नागरिक कभी नहीं बन सकते। उनका बेटा अनुराग भी उनसे डरता था। मोना भी बहुत नेकदिल इंसान थी। वह आश्रम के सभी कार्य में काकी का साथ देती थी। उसने आश्रम के छोटे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी। काकी भी मोना को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थीं, पर प्यार अपनी जगह था और उनके नियम अपनी जगह। अरे कुंभकर्ण उठ, कॉलेज नहीं जाना क्या? मोना ने गीता को जगाते हुए कहा। मोना सोने देना थोड़ी देर, इतनी सुबह सुबह कौन जागता है? ओहो मैडम, इतनी सुबह? अभी तो बस 7 बजे हैं, आधा घंटा ही है बस नाश्ते की घंटी बजने का। मोना बोली। क्या 7 बज गए? इतना बोलते ही वह बिस्तर से कूदती हुई खड़ी हो गई और बोली, मोना तू भी ना, मुझे जल्दी क्यों नहीं जगाती? तुझे पता है ना मेरी सुबह जल्दी आंख नहीं खुलती। गीता झल्लाते हुए बोली। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं तुझे पिछले 2 घंटे से जगाने में लग रही हूँ, पर तू कुंभकर्ण है ना, जागती ही नहीं है। अच्छा, अब टाइम खराब मत कर, जल्दी तैयार होकर आ, मैं नीचे जाती हूँ। यह कहकर मोना नीचे काकी के पास आई और काकी के चरण छूकर उन्हें सुप्रभात कहा। काकी ने भी बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे आशीर्वाद दिया। सदा खुश रहो बेटी। तभी गीता भी तैयार होकर नीचे आ गई और उसने भी काकी को गुड मॉर्निंग विश किया। तभी मैस की घंटी सुनाई दी और दोनों तुरंत मैस की तरफ चल दी। दोनों नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल गए। उनके कॉलेज का समय 9 बजे का था, इसलिए 8:45 बजे ही कॉलेज पहुंच गई। गीता का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं होता था, परंतु मोना पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वह अपनी एक भी लेक्चर मिस नहीं करती थी। कॉलेज पहुंचते ही गीता बोली, यार चलना, आज गुप्ता सर की क्लास में नहीं चलते। मोनिका बोली, मुझे पता है तुझे गुप्ता सर की क्लास में क्यों नहीं जाना, क्योंकि उन्हें आज एक टेस्ट लेना है और तूने उसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है। गीता बोली, हाँ यार तुझे पता है ना, तो फिर चलना, आज की क्लास मिस करते हैं। मोना बोली, नहीं, मैं क्लास मिस नहीं कर सकती। मुझे भविष्य में एक ऊंचे पद पर पहुंचना है, उसके लिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या मैं अकेली बाहर रहकर क्या घंटा बजाऊंगी? वह भी मन मारकर मोना के साथ क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। क्लासरूम में बैठने के बाद कुछ ही समय में गुप्ता सर आ गए। सभी विद्यार्थियों ने खड़े होकर गुप्ता सर को गुड मॉर्निंग विश की। सर ने भी मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कहा। तो आज आपका टेस्ट है और उन्होंने सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट कहा और उनके टेस्ट कॉपी उन्हें थमा दी। गीता ने तो टेस्ट की बिल्कुल तैयारी ही नहीं की थी, तो वह भला उसे आंसर शीट में क्या लिखती। वह तो बस इधर उधर बगले झांकने लगी, किसी की कॉपी से उसे कुछ क्वेश्चन के आंसर मिल जाएं। उसने अपने पेन की कैप निकाली और अपने साइड वाली बेंच पर बैठी मोना की तरफ फेंकी, ताकि मोना का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो सके और वह उससे उसकी आंसर शीट कॉपी करने के लिए मांग ले। परंतु जैसा उसने सोचा था ऐसा नहीं हुआ। उस शांत क्लासरूम में उस पेन कैप की आवाज़ ने गुप्ता सर का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया और उन्हें सारी बात समझते देर नहीं लगी। उन्होंने गीता को बेंच पर खड़ा कर दिया और कहा, तुम्हें अपने सवालों का जवाब खड़े होकर ही लिखने होंगे और इस बार कोई हरकत की तो मैं तुम्हारी आंसर शीट छीन लूँगा। बेचारी गीता रुआंसी होकर रह गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे साथी क्लास उस पर हंस रहे हों। कुछ समय बाद ही प्रोफेसर गुप्ता की आवाज़ आई, डियर स्टूडेंट्स, आपका समय समाप्त होने में केवल 5 मिनट शेष हैं, इसीलिए सभी अपने क्वेश्चंस चेक कर लें। कुछ समय पश्चात गुप्ता सर ने सभी बच्चों से उनकी टेस्ट ले लिए और क्लासरूम से बाहर की तरफ चले गए। गीता उदासी में अपनी डेस्क पर बैठ गई। मोना उसके पास आई और कहने लगी, तुझसे कितनी बार कहा है कि पढ़ाई किया कर, देख अपने चेहरे को, अगर तूने पढ़ाई की होती तो तेरे चेहरे पर भी मेरी तरह खुशी होती, उदासी नहीं। गीता ने कहा, चल मेरा छोड़, तू अपना बता, तेरा टेस्ट कैसा हुआ?
मोनिका चहकते हुए बोली, बहुत अच्छा, मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं। गीता और मोनिका दोनों ही क्लासरूम से बाहर आए और लाइब्रेरी की तरफ चल दी, क्योंकि मोनिका को कुछ किताबें लेनी थीं और मिसेस शीला, जो कि उनके अंग्रेजी की प्रोफेसर थीं, आज कॉलेज नहीं आई थीं, इसलिए उनका पीरियड फ्री था। मोनिका ने लाइब्रेरी में बैठकर कुछ देर पढ़ने का प्लान बनाया और साथ में गीता को भी खींचते हुए ले गई और कहने लगी कि थोड़ी पढ़ाई कर लिया कर, वरना आज की तरह ही तुझे फाइनल एग्जाम में भी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। गीता बेमन से उनके साथ आई। दोनों लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रही थीं। तभी एक मनचला लड़का उनके सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गया। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वह वहां पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि मस्ती करने के लिए आया था। इसीलिए उसने कुर्सी पर बैठते ही अपने फ़ोन को निकाला और उस पर कुछ देखने लगा। बीच बीच में वह फ़ोन का वॉल्यूम तेज कर देता तो लाइब्रेरियन आकर उसे डांटता और वह हंसते हुए सॉरी कहकर वॉल्यूम कम कर लेता और कहता, सर मैं तो बस फ़ोन में से कुछ अपने डॉट क्लियर कर रहा था जो मुझे इस बुक में समझ में नहीं आ रही थी। उसने अपने सामने खुली रखी हुई बुक की तरफ इशारा करते हुए कहा। लाइब्रेरियन वहां से चला गया और वह अपने दांत दिखाते हुए हमारी तरफ देखकर हंसने लगा। मोनिका ने कहा, चल गीता, सर के आने का समय हो गया होगा। गुप्ता सर ने कहा था कि आखिरी पीरियड में वह हमारी रिजल्ट अनाउंस कर देंगे और आखिरी पीरियड होने में अभी बस 5 मिनट ही शेष हैं। उसकी बात सुनकर गीता ने उठते हुए कहा, बोली, चलो ठीक है, मुझे तो अपने रिजल्ट के बारे में पता ही है, पर मैं तेरे रिजल्ट के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और दोनों हंसते हुए वहाँ से निकल जाती हैं। क्लासरूम में पहुँचते ही दोनों अपनी सीट पर बैठ जाती हैं। 2 मिनट बाद ही गुप्ता सर सभी स्टूडेंट्स के टेस्ट हाथ में लिए हुए आते हैं और बारी बारी से सबके नंबर बताते हुए उनके टेस्ट उन्हें दे देते हैं। और सबसे आखिर में वह मोनिका को अपने पास बुलाते हैं और उसका टेस्ट देते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं कि बेटा हमेशा ऐसे ही तरक्की करते रहो। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि वह तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। और साथ में उन्होंने क्लास के अन्य स्टूडेंट को प्रेरित करते हुए कहा कि उन्हें मोनिका से प्रेरित होना चाहिए और उसकी तरह मेहनत करके 100% नंबर लाने चाहिए। इधर गीता के 50 में से 15 नंबर ही आए थे। दोपहर के 2 बज गए थे। कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी। मोनिका ने गीता से कहा कि तुम आश्रम जाओ, मैं अपनी ड्यूटी पर जाती हूँ। ड्यूटी? गीता ने आश्चर्य से कहा, हाँ, एक्चुअली रोहिणी मैडम ने मुझे अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए फोर्स किया तो मैं मना नहीं कर पाई। उनका बेटा 10th स्टैंडर्ड में और उनकी बेटी 8th स्टैंडर्ड में है। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम पढ़ाई में बहुत होशियार हो और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी तुम्हारी तरह होशियार हो जाएं। मोनिका ने गीता से कहा कि सीधी आश्रम जाना, काकी को मेरे बारे में बता देना, वरना वह खामखा चिंता करेंगी। गीता ने कहा ठीक है और ऐसा कहकर वह वहाँ से आश्रम की तरफ चल पड़ी। अगले मोड़ से उन्होंने ऑटो लिया और आश्रम पहुँच गईं। आश्रम पहुँचते ही सबसे पहले उसने काकी को मोना के बारे में बताया। काकी बोली, अच्छा ऐसा कर, थोड़ी देर आराम कर ले और फिर हस्तकला केंद्र में चली जाना। वहाँ की महिलाओं ने कुछ सामान बनाया है, तुझे उस सामान को दुकानदार तक पहुँचाना है। गीता ने कहा ठीक है काकी, मैं बस अभी आधे घंटे में अपने कपड़े चेंज करके और फ्रेश होकर आती हूँ। हस्तकला केंद्र आश्रम के ही एक कोने में था जहाँ पर बेसहारा महिलाओं को सहारा दिया जाता था और उन्हें हाथ का कुछ काम सिखाकर उनके रोजी रोटी कमाने का इंतजाम किया जाता था। जो महिलाएं जिस कला में निपुण होती थीं उससे वह सामान बनवाकर बाजार में बेच दिया जाता था और इस प्रकार उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता था। उधर मोनिका रोहिणी मैडम के घर पहुंची। रोहिणी मैडम ने उसे अपने बच्चों से परिचय कराया। वह बच्चों को स्टडी रूम में ले जाकर पढ़ाने लगी। कुछ ही समय में मोनिका को एहसास हुआ कि बच्चे बहुत ही अधिक शरारती हैं। उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है। उसने बच्चों को बहुत समझाया परंतु बच्चों पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। आज का मोनिका का समय यूं ही बीत गया और उसके आश्रम लौटने का समय हो गया। उसने रोहिणी मैडम से कहा कि मैम, बच्चे बहुत ही अधिक शरारती हैं और पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। रोहिणी मैडम ने कहा कि बेटा मुझे पता है, तभी तो मैंने दोनों की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी है।
तुम्हें इनको पढ़ाना ही होगा। तुम अपने लिए इसे एक चैलेंज समझो और मुझे यकीन है कि तुम्हारी अवश्य जीत होगी, क्योंकि मैंने सुना है कि जब भी तुम किसी काम को चैलेंज के रूप में स्वीकार करती हो तो उससे जीतने के लिए अपना 100% देती हो। अब मैं चाहती हूँ कि तुम इस चैलेंज में भी अपना 100% दो और इसमें जीत हासिल करो, और मैं वादा करती हूँ कि मैं इस काम के लिए तुम्हें 10,000 महीने दूंगी और ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। मोनिका ने कहा, मैम, मैं आपका ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ और आपसे वादा करती हूँ कि मैं ये चैलेंज ज़रूर पूरा करूँगी। और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद वह आश्रम पहुँची। उसने जाकर काकी को अपनी इस ट्यूशन वाली जॉब के बारे में बताया तो काकी ने कहा, बेटा, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि इस आश्रम में जितने भी बच्चे हैं सभी आत्मनिर्भर बन जाएं। मैं तो तेरे लिए बहुत खुश हूँ। काकी ने मोनिका के सर पर हाथ रखते हुए कहा। मोनिका अपने कमरे में चली गई। वह वहां जाकर आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर लेटी। आज का दिन बहुत ही थकाने वाला था, इसीलिए उसने अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। थकान के कारण उसको नींद आ गई। कुछ समय पश्चात गीता ने आकर उसे जगाया। अरे, आज कराटे क्लास नहीं जाना क्या, जो सोई हुई है? मोनिका हड़बड़ाकर उठ बैठी। अरे, टाइम क्या हुआ है? गीता ने कहा, 6:45 बज रहे हैं। ओहो, 7 बजे मेरी क्लास है। ऐसा कहते हुए मोना अपने बिस्तर से झटपट खड़ी हो गई और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। हाथ मुंह धोकर वह कराटे क्लास जाने के लिए तैयार हो गई। गीता बोली, परंतु तूने कराटे क्लास क्यों ज्वाइन की? क्या जरूरत है इसकी? मोनिका ने कहा, सेल्फ डिफेंस के लिए लड़कियों को कराटे आने ही चाहिए। मैं तो कहती हूँ कल से तुम भी मेरे साथ कराटे सीखने चला कर। गीता बोली, ना बाबा ना, मुझे नहीं सीखना ये कराटे, तू ही जा। ये सुनकर मोनिका मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गई। बाहर सड़क पर ऑटो पकड़कर अपनी कराटे क्लास पहुंची। आज वह अपनी कराटे क्लास में 5 मिनट लेट थी। इसके कारण उसके कराटे टीचर ने उसे डांटा और फिर क्लास में आने की परमिशन दे दी। वह कराटे इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा था। वहाँ पर एक हिस्से में लड़के कराटे सीखते थे और दूसरे हिस्से में लड़कियाँ। मोनिका तो पिछले 2 महीने से कराटे सीख रही थी। कराटे सीखने के बाद जैसे ही इंस्टीट्यूट से निकली, 2 लड़के एक बाइक पर आए और मोनिका के सामने खड़े हो गए। मोनिका को देखकर गंदे गंदे कमेंट करने लगे। मोनिका के पीछे ही एक लड़का भी इंस्टीट्यूट से बाहर आया और उसने उन दोनों लड़कों के कमेंट सुने और उसे बहुत बुरा लगा और वह उन्हें पीटने के लिए आगे बढ़ने वाला था कि उसने देखा मोनिका ने उनमें से एक लड़के की कॉलर पकड़ी और लात मारकर बाइक को गिरा दिया। लड़कों को इसकी उम्मीद नहीं थी। जिस लड़के की कॉलर उसने पकड़ी थी उसे तो उसने अपनी तरफ खींचकर गिरा दिया और दूसरे को बाइक के साथ विपरीत दिशा में धक्का दे दिया। फिर उसने उन दोनों लड़कों की इतनी पिटाई की कि शायद वे भविष्य में फिर कभी किसी लड़की को छेड़ने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। मोना उन्हें जमीन पर कराहता हुआ छोड़कर अपने घर की तरफ चल दी। पीछे खड़े राहुल ने जब ये दृश्य देखा तो खिलखिलाकर हंस पड़ा। दोनों लड़कों ने उसे हंसते हुए देखा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे बोले, देख लेंगे हम उस लड़की को भी और तुम्हें भी। फिर उन्होंने कराहते हुए बाइक उठाई और वहां से निकल गए। राहुल अपने घर पहुंचा, परंतु मोनिका का चेहरा उसकी आंखों में समा गया था। उसने पहली नज़र के प्यार के बारे में सिर्फ सुना था, परंतु होता कैसे है। आज उसे पहली बार ये एहसास हुआ। उसे मोनिका से पहली ही नज़र में प्यार हो गया था। वह उसके उस शेरनी जैसे रूप से प्रभावित हो गया था। वह अपने कमरे में बैठा मोना के ख्यालों में खोया हुआ मुस्कुरा रहा था कि तभी उसकी बहन रागिनी अंदर आई और बोली, क्या बात है भैया, बड़े चोरी चोरी मुस्कुरा रहे हो, कहीं किसी से प्यार तो नहीं हो गया? रागिनी की बात सुनकर राहुल अपने होश में आया और उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाई और बोला, बड़े पर निकल आए हैं तेरे। वैसे उन दोनों भाई बहनों में खूब बनती थी। नॉर्मल भाई बहनों की तरह उनमें भी झगड़ा भी बहुत होता था और प्यार भी बहुत अधिक था। भले ही कितना भी झगड़ा क्यों ना कर लें, परंतु एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते थे और दोनों भाई बहन आपस में एक दोस्त की तरह थे और अपनी सभी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। रागिनी बोली, भैया, यदि किसी से प्यार हो गया है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उससे मिलाने में आपकी हेल्प करूंगी।
राहुल ने मन ही मन सोचा, अभी तो मुझे खुद ही उसके बारे में कुछ नहीं पता, यहाँ तक कि मुझे तो उसका नाम भी नहीं मालूम, फिर भला छुटकी को क्या बताऊं। फिर वह बोला, जब किसी लड़की से प्यार होगा ना तो मैं सबसे पहले आकर तुझे ही बताऊंगा। ओके भैया। अरे मैं तो भूल गई, मैं तो आपको खाने के लिए बुलाने आई थी। डिनर तैयार है, मम्मी नीचे बुला रही हैं, आ जाइए। ओके तू चल, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। रागिनी वहाँ से चली गई। राहुल भी अपने बेड से उठा और बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोकर और नीचे आकर डिनर करने बैठ गया। डिनर करने के बाद वह अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया, परंतु आज नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह जब भी आंखें बंद करता, मोनिका की तस्वीर ही उसकी आंखों के सामने तैर रही थी। पता नहीं उसके ख्यालों में खोए खोए ही कब उसकी आंख लग गई और वह गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह राहुल ने भगवान से प्रार्थना की कि उसे आज किसी तरह से फिर से उसी लड़की के दर्शन हो जाएं। इसी उधेड़बुन में वह तैयार होकर कॉलेज पहुंचा। उसने अपनी क्लासेस अटेंड की और लंच टाइम में कैंटीन में जाने लगा। तभी उसकी नज़र कैंटीन में एक टेबल पर कॉफ़ी पीते हुए उसी लड़की पर पड़ी। उसी कैंटीन में मोनिका भी गीता के साथ बैठकर कॉफ़ी पी रही थी। मोनिका को देखते ही राहुल ने अपनी आंखें मलीं और फिर देखा, फिर भी उसे मोनिका दिखाई दे रही थी। उसे लगा कि शायद ये उसका भ्रम है। अपना भ्रम दूर करने के लिए उसने अपने हाथ पर चिकोटी काटी। वह दर्द से कराह उठा। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उस चीख से आसपास की टेबल पर बैठे अन्य लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। वे सब उसे ऐसे देखने लगे जैसे कि वह दुनिया का 8वां अजूबा हो। राहुल ने उन्हें धीरे से सॉरी कहा और अपने लिए बर्गर ऑर्डर किया। उसका दिल तो ये जानकर खुशी से उछलने लगा कि वह लड़की उसी के कॉलेज की स्टूडेंट है। तभी उसका दोस्त सागर आया। सागर और राहुल बचपन के पक्के दोस्त थे, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर किया करते थे। उसने आते ही राहुल से कहा, अरे भाई, अकेले अकेले लंच किया जा रहा है, मुझे तो बुला लिया होता। राहुल बोला, अरे मैंने ये 2 बर्गर किस लिए रखे हैं, तुझे तो मैं बुलाने ही वाला था, तेरे बिना मेरा खाना गले से नीचे कैसे उतरता। और दोनों हंसने लगे। दोनों बैठकर अपना बर्गर एंजॉय कर ही रहे थे कि सागर ने देखा राहुल की नज़रें अपनी साइड की टेबल पर अटकी हुई हैं। उसने भी राहुल की नज़रों का पीछा किया तो उसने भी गीता और मोना को टेबल पर कॉफ़ी पीते देखा। सागर को शरारत सूझी। उसने राहुल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे भाई, क्या चक्कर चल रहा है। उसकी बात सुनकर राहुल हड़बड़ा गया और बोला, कुछ नहीं। लेकिन सागर कहाँ मानने वाला था। फिर उसने जोर देकर पूछा तो राहुल ने उसे कल का सारा इंसिडेंट विस्तार से बता दिया। उसकी बात सुनकर सागर बोला, अच्छा, तो बंदे को प्यार हो गया है। हाँ यार सागर, पता नहीं, कल से जब से मैंने उसे देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है। परंतु अफसोस की बात नहीं है कि मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। अरे यार, तू निराश क्यों होता है, हमारे कॉलेज में ही तो पढ़ती है, नाम पता सब मालूम कर लेंगे, तू चिंता मत कर। तभी उनकी नज़र अपनी घड़ी पर गई। सागर राहुल अपनी क्लास अटेंड करने के लिए खड़े हो गए। उधर गीता और मोनिका भी अपनी क्लास की तरफ चल दिए। सागर बोला, तू क्लासरूम की तरफ चल, मैं भी आता हूँ। राहुल को वहाँ छोड़कर वह तेजी से वहाँ से निकल गया। राहुल उसे आवाज़ लगाता ही रह गया, अरे तू कहाँ जा रहा है। पर सागर तो वहाँ से उड़नछू हो चुका था। राहुल अपने क्लास की तरफ चल दिया और सागर गीता और मोनिका के पीछे पीछे। सागर ने देखा कि मोनिका और गीता किस क्लासरूम के अंदर गई हैं तो वह खुशी से उछल पड़ा और वापस अपने क्लासरूम में राहुल के पास आया। राहुल के पास बैठते हुए बोला, अरे यार, मुझे पता चल गया वह किस क्लास में पढ़ती हैं। राहुल ने आश्चर्य से पूछा, पर कैसे। अरे मैंने उनका पीछा किया और पता चल गया, उसने बड़ी मासूमियत से मुंह बनाते हुए कहा। तभी प्रोफेसर की नज़र इन दोनों पर गई। उनको बातें करते देखकर उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने राहुल और सागर को क्लास से बाहर खड़ा होने को कहा। दोनों क्लास से बाहर खड़े हुए और दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। फिर राहुल ने पूछा, कौन सी क्लास में पढ़ती है वह। तो सागर ने जवाब दिया कि बीकॉम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है वह। तभी राहुल ने कुछ सोचते हुए कहा,
अरे उसी क्लास में तो मेरी बहन रागिनी पढ़ती है। सागर बोला। अरे इसलिए तो मैं इतना मुस्कुरा रहा हूँ। अब तो तेरे लिए उसका नाम पता जानना मुश्किल नहीं है। अपनी बहन रागिनी से बात कर और उसका नाम पता सब मालूम कर ले। तभी कॉलेज की छुट्टी का समय हो गया और प्रोफेसर उन दोनों को घूरते हुए उधर से निकले और कहा, तुम मुझसे आकर स्टाफ रूम में मिलो। राहुल और सागर दोनों चुपचाप प्रोफेसर के पीछे पीछे चल दिए। स्टाफ रूम में आकर फिर से सर ने उन्हें बहुत लेक्चर सुनाया। दोनों खामोशी से चुपचाप सुनते रहे। फिर दोनों बोले, आई एम सॉरी सर, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। प्रोफेसर सर ने कहा, ठीक है जाओ अब। सागर और राहुल दोनों कॉलेज से निकलकर अपने घर आ गए। शाम को राहुल मोनिका को इंस्टीट्यूट में देखने की उम्मीद कर रहा था, परंतु वह उसे दिखाई नहीं दी। दूसरी तरफ मोनिका इन सब बातों से अनजान थी। वह आज इंस्टीट्यूट से जल्दी ही निकल गई क्योंकि आज काकी ने उसे घर जल्दी बुलाया था। आश्रम में एक क्लाइंट आने वाले थे जो कि आश्रम में बने सामान को खरीदना चाहते थे। काकी चाहती थी कि उन क्लाइंट के स्वागत का सारा जिम्मा मोनिका संभाले। मोनिका वापस आश्रम में आई और उसने क्लाइंट का भव्य स्वागत किया और उनको अपनी प्रेजेंटेशन से पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया। वे उस आश्रम का माल खरीदने के लिए तैयार हो गए। साथ ही उन्होंने मोनिका को अपने शहर दिल्ली में नौकरी का भी ऑफर दिया। वह बोले, मिस मोनिका, आप बहुत टैलेंटेड हैं, फ्यूचर में एक ऊंचे पद पर अवश्य पहुंच जाएंगी। मोनिका ने मुस्कुराते हुए उन्हें धन्यवाद कहा और बोली, सर मुझे बहुत खुशी होती यदि मैं आपके दिए ऑफर को स्वीकार कर पाती, परंतु अभी मेरी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम 1 महीने बाद हैं और उसके बाद मुझे अभी फाइनल की पढ़ाई भी करनी है, तो मैं आपकी नौकरी अभी नहीं कर सकती। मिस्टर पार्कर बोले, यदि आप चाहें तो आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के बाद आपके फाइनल ईयर की पढ़ाई के लिए हम आपका एडमिशन दिल्ली में करवा सकते हैं। आप वहां रहकर अपनी पढ़ाई भी कर सकेंगी और पार्ट टाइम हमारी कंपनी में जॉब भी कर पाओगी। यदि आप सहमत हो तो बताइए। मोनिका ने कहा, सर ये एक बहुत बड़ा फैसला है, मैं इतनी जल्दी इसका फैसला नहीं कर सकती, मैं सोचकर आपको बताऊंगी। मिस्टर पार्कर ने अपना कार्ड दिया और बोले, ओके मिस मोनिका, हम चलते हैं। फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि आपके प्रेजेंटेशन से हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। मोनिका ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा और मिस्टर पार्कर वहां से चले गए। मोनिका ने काकी से इस बारे में सलाह मांगी तो काकी ने कहा, बेटा ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है, मैं तो ये कहती हूँ कि तुम्हें ये नौकरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मोनिका बोली, ठीक है काकी, मैं मिस्टर पार्कर को कल सुबह फ़ोन करके सब बता दूंगी कि अपने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के बाद उनकी जॉब ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है बेटा, काकी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। फिर काकी बोली, लेकिन बेटा क्या तू दिल्ली में अकेली रह पाएगी? मोनिका बोली, हाँ काकी, अब आपने मुझ में इतना आत्मविश्वास तो भर ही दिया है कि मैं उस शहर में अकेले रह पाऊँ। ठीक है बेटा, अब खाना खा और जाकर आराम कर ले। समय धीरे धीरे बीत गया और मोनिका के एग्जाम भी खत्म हो गए। अभी 1 महीने कॉलेज की छुट्टियां थीं। 1 महीने के बाद ही रिजल्ट आने वाला था। मोनिका ने मिस्टर पार्कर को फ़ोन किया कि वह 5 दिन बाद दिल्ली आएगी। मिस्टर पार्कर ये सुनकर बहुत खुश हुए। वह बोले, ठीक है, मैं आपके लिए एक किराए के रूम का इंतजाम कर दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाना ताकि मैं आपके फाइनल ईयर के लिए किसी कॉलेज में बात कर सकूं। मोनिका ने उन्हें धन्यवाद दिया और पूछा, सर क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पार्कर बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, पूछो। मोनिका बोली, सर आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? उसकी बात सुनकर पार्कर की आंखें भर आईं और उन्हें गले से बोले, मिस मोनिका, आपको देखकर मुझे अपनी बेटी रूही की याद आ गई। वह भी आपकी तरह बहुत ही टैलेंटेड थी। मोनिका ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, थी से मतलब क्या है आपका? अब कहाँ है वो? मिस्टर पार्कर ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, पिछले साल एक कार एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। मोनिका बोली, मुझे माफ़ करना, मैंने शायद आपके पुराने जख्मों को कुरेद कर आपको दुखी कर दिया है। तभी वे बोले, क्या मैं तुम्हें बेटी कहकर पुकार सकता हूँ? मोनिका बोली, हाँ हाँ सर क्यों नहीं। मिस्टर पार्कर से बात करने के बाद मोनिका ने फ़ोन रख दिया और दिल्ली जाने के लिए अपने सामान पैक करने लगी। तभी गीता आई और बोली, यार तू चली जाएगी तो मेरा मन नहीं लगेगा,
तुम मिस्टर पार्कर से बात करना कि मेरे लायक भी कोई जॉब हो तो हम दोनों दिल्ली में रहकर एक साथ पढ़ाई भी करेंगे और जॉब भी। मोनिका ने कहा ठीक है, मैं बात करती हूँ। ये सुनकर गीता बहुत खुश हुई। मोनिका बोली, पहले काकी से तो पूछ ले, तब तो मिस्टर पार्कर से बात करूँगी। तभी ये बात काकी ने सुन ली, जो अभी अभी उनके कमरे में आई थीं। काकी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो हमेशा से यही चाहती हूँ कि मेरे आश्रम के सभी बच्चे एक अच्छे पद पर पहुँच जाएं। ठीक है काकी, मोनिका बोली। फिर उसने अपना फ़ोन उठाया और मिस्टर पार्कर को फ़ोन लगाया। उनको अपनी सहेली गीता के बारे में सारी बातें बताईं। ये सुनकर पार्कर ने कहा, जब मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है तो तुम्हारी सहेली भी मेरी बेटी के समान है, तुम उसे भी अपने साथ ले आना। धन्यवाद। मोनिका ने ये कहकर फ़ोन रख दिया और गीता को सामान पैक करने के लिए कहा। मोनिका अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर उतरी। गीता भी उसके साथ थी। रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद उसने मिस्टर पार्कर को फ़ोन किया। मिस्टर पार्कर ने उसके किराए के कमरे का एड्रेस उसे फ़ोन पर सेंड कर दिया। वे ऑटो वाले के पास जाकर उसे एड्रेस दिखाती हुई वहां से ले जाने के लिए कहा। गीता और मोनिका ऑटो में बैठीं और मिस्टर पार्कर के द्वारा बुक किए गए रूम पर पहुंच गईं। वह रूम बहुत ही सुंदर और सुरक्षित इलाके में था। वहां चारों तरफ सुंदरता बिखरी हुई थी। बहुत ही सुंदर पार्क था जिसमें तरह तरह के फूल खिले हुए थे। आज आकाश में बादल छाए हुए थे। पक्षी चहचहा रहे थे। पास के ही खेल के मैदान में बच्चे खेल रहे थे। कुछ बुजुर्ग लोग पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे तो कुछ लोग अपने बच्चों के साथ वहां पिकनिक मना रहे थे। दोनों को वह जगह बहुत ही अधिक पसंद आई तो फ़ोन करके मिस्टर पार्कर को धन्यवाद कहा। पार्कर ने कहा, मोनिका बेटा, कल तो संडे है तो तुम अपने रूम में अच्छे से सेट हो जाओ और मंडे को सुबह 9 बजे मुझे ऑफिस में मिलना। मैंने ऑफिस का एड्रेस तुम्हारे फ़ोन पर सेंड कर दिया है। मोनिका ने नम्रता से कहा, जी धन्यवाद, ठीक है, मैं और गीता 8:45 बजे ही ऑफिस पहुंच जाएंगे। मोनिका और गीता मकान मालकिन से चाबी लेकर अपने रूम पर पहुंचे जो सेकेंड फ्लोर पर था। कमरा बहुत बड़ा था। उसके साथ में एक बहुत ही सुंदर किचन थी। उनके कमरे की खिड़की से बाहर का पार्क साफ दिखाई देता था और हवा के झोंके के साथ वहां पर खिले हुए फूलों की खुशबू आ रही थी। कमरा मोनिका को बहुत पसंद आया। कविता सोफे पर पसरते हुए बोली, यार मैं तो बहुत थक गई हूँ और मुझसे कुछ नहीं होगा। कुछ खाना ऑर्डर कर दो, शाम को मार्केट चलेंगे, खाने का सामान ले आएंगे। मोनिका ने कहा ठीक है और मोनिका ने अपना फ़ोन उठाया। उसने पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया। आधे घंटे में ही पिज्ज़ा आ गया था। दोनों ने खाया और थकान के कारण दोनों सो गईं। शाम को 6 बजे उनकी आँख खुली और दोनों तैयार होकर मार्केट के लिए निकल गए। मार्केट से रसोई का जरूरी सामान खरीदकर घर वापस आ गए। आते ही गीता बोली कि नूडल्स बना ले, रसोई के सामान को कल सेट करेंगे, कल वैसे ही संडे है। चल ठीक है, तू बहुत आलसी हो गई है, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपस में मिलकर काम करना होगा क्योंकि हमें 9 बजे से पहले ही ऑफिस जाना होगा। गीता बोली, अरे यार मुझे पता है, आज के लिए प्लीज़ तू कर लेना, वैसे भी सफ़र के कारण बहुत थक गई हूँ, तुझे तो पता है ना मुझे सफ़र में थकान हो जाती है। मोनिका ने कहा, चल नौटंकीबाज, ज़्यादा नौटंकी मत कर, मैं अभी नूडल्स बनाकर लाती हूँ। ऐसा कहकर मोनिका किचन में चली गई और गीता अपने फ़ोन में बिजी हो गई। उधर मथुरा में राहुल ने अपनी बहन रागिनी से मोनिका के बारे में पूछा। वह बोली, भैया मुझे उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, पर मैंने सुना है कि वह अनाथ आश्रम में रहती है। वह बचपन में उसके माता पिता की गाड़ी एक पुल से टकराकर नदी में गिर गई थी जिसमें उसने अपने माता पिता और भाई को खो दिया था। राहुल को जब मोनिका की पिछली जिंदगी के बारे में पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। वह बोला ठीक है। तभी रागिनी ने अपने भाई को छेड़ते हुए पूछा, वैसे भैया आप मोनिका के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे हो? उसने आंखों को गोल गोल घुमाते हुए शरारती अंदाज में पूछा। राहुल ने उसे उसके बारे में सब कुछ बता दिया। उसने आश्रम के नाम के बारे में पूछा तो रागिनी ने कहा, मुझे नाम नहीं पता। राहुल बोला, चल ठीक है, मैं पता कर लूँगा। ऐसा कहकर वह कॉलेज पहुंचा और उसने कॉलेज के एक अध्यापक की मदद से मोनिका के आश्रम के बारे में पता किया। वह पता मालूम करके आश्रम पहुंचा, लेकिन आश्रम के चौकीदार ने उसे आश्रम में घुसने नहीं दिया।
तभी उसे याद आया कि उसका एक दोस्त इसी आश्रम में रहता है। उसने फ़ोन करके उससे बाहर मिलने के लिए बुलाया। उसका दोस्त सुरेश आश्रम से बाहर आया और राहुल से बोला, अरे यार तू यहाँ कैसे? उसने कहा, चल कॉफ़ी पीते हुए बात करते हैं। दोनों निकल गए। वे एक कॉफ़ी हाउस पहुँचे और उन्होंने कॉफ़ी ऑर्डर की। कॉफ़ी पीते पीते सुरेश ने पूछा, अब बता क्या बात है? तो राहुल ने उसे मोनिका के बारे में सब कुछ बता दिया। राहुल कहने लगा, यार मुझे मोनिका से पहली नज़र में ही प्यार हो गया है। अब कैसे भी करके मुझे उससे मिलवाना होगा। सुरेश कहने लगा, यार तूने देर कर दी, मोनिका तो कल ही यहाँ से दिल्ली जा चुकी है। राहुल का मुंह खुला का खुला रह गया। वह बोला, क्या? पर क्यों? सुरेश ने उसे सारी बातें बताईं। राहुल ये जानकर मायूस हो गया कि अब वह मोनिका से मिल नहीं पाएगा। उसने सुरेश को अपनी बाइक से वापस आश्रम छोड़ा, उससे विदा लेकर अपने घर आ गया। कमरे में आते ही उसका मन जोर जोर से रोने को कर रहा था। तभी रागिनी चहकती हुई कमरे में आई और बोली, भैया क्या मिल आए मोनिका से? वह अभी कुछ कह ही रही थी कि तभी उसकी नज़र उसके भाई के चेहरे पर पड़ी, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। उसका मन तुरंत द्रवित हो गया और वह भैया के पास पहुंचकर बोली, भैया क्या हुआ? रागिनी के ऐसा पूछते ही राहुल जोर जोर से रोने लगा। तो रागिनी ने अपने भाई को अपने सीने से लगा लिया और उसे दिलासा देते हुए कहने लगी, भैया बताइए तो सही क्या हुआ? तब रोते रोते राहुल ने रागिनी को मोनिका के बारे में सारी बातें बताईं। रागिनी भी ये सुनकर उदास हो गई, परंतु उसने अपनी उदासी के भावों को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। वह बोली, अरे भैया इतनी सी बात, भला इसमें उदास होने वाली क्या बात है? आप तो जानते ही हो कि हमारे मौसा जी दिल्ली में रहते हैं और वह मम्मी को कई बार बोल चुके हैं कि वह हम दोनों को दिल्ली की यूनिवर्सिटी में दाखिला दिला दें, लेकिन मम्मी हर बार मना कर देती हैं क्योंकि आप मम्मी से ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकते। लेकिन इस बार आप मम्मी को मना लेना। अब अपने प्यार को पाने के लिए आपको कुछ समय मम्मी से दूर रहना ही पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर राहुल को उम्मीद की किरण नजर आई। उसने कहा, ठीक है, परंतु मम्मी से दिल्ली में एडमिशन की बात करेगा कौन? रागिनी मुस्कुराती हुई बोली, भैया यदि आप मुझे एक अच्छी सी ड्रेस दिलाने का वादा करें तो मैं मम्मी को मना सकती हूँ। ऐसी गंभीर वातावरण में भी ऐसे शरारती भरी बातें सुनकर राहुल भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उसके सर पर एक चपत लगाते हुए बोला, तू कभी नहीं सुधरेगी। चल ठीक है, मैं वादा करता हूँ तुझे तेरी पसंद की ड्रेस दिलाऊंगा। ठीक है भैया, तो समझो आपका काम हो गया। और वह मुस्कुराते हुए कमरे से चली गई। शाम को सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। तभी रागिनी बोली, मम्मा क्या आपको नहीं लगता भैया बड़े हो गए हैं? राहुल पानी पी रहा था कि उसकी ये बात सुनकर उसके मुंह से पानी बाहर निकल गया और उसे घूरते हुए देखने लगा। राहुल की माँ और पापा का रिएक्शन भी हैरानी से भरा था। बेबी रागिनी की तरफ देखते हुए पूछने लगे, क्या मतलब? तभी रागिनी बोली, इस साल भैया की ग्रेजुएशन भी पूरी हो जाएगी और भैया को आगे की पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जाना होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए भैया को आपसे दूर रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। आप ही तो कहते थे ना कि भैया को ग्रेजुएशन के बाद लंदन पढ़ने भेजेंगे। फिर यदि आप उन्हें लंदन भेज देंगे और बाद में आपका मन नहीं लगा तो? तभी उसकी माँ ने पूछा, तो क्या? तो ऐसा करना चाहिए कि भैया को कुछ समय के लिए इंडिया में ही आपसे दूर रख कर देखते हैं, ताकि उन्हें आपसे दूर रहने की आदत पड़ जाए। अगर मन नहीं लगा तो कम से कम इंडिया में होंगे तो आपसे मिलने तो आ सकेंगे, और यदि आपने उन्हें लंदन में भेज दिया तो वहाँ से मिलने के लिए जल्दी नहीं आ पाएंगे। राहुल हैरानी से अपनी बहन को देख रहा था। तभी राहुल की माँ अपने पति से बोली, रागिनी कह तो ठीक रही है, वैसे इसकी मौसी भी कई बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने के लिए कह चुकी हैं। क्यों ना हम राहुल को ग्रेजुएशन के आखिरी साल के लिए वहीं भेज दें। वहाँ कुछ समय घर से दूर रहेगा और बाहर की दुनिया को जानेगा, तो उसे लंदन में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। राहुल के पिताजी ने भी अपनी सहमति में सर हिला दिया। अपने मम्मी पापा को सहमत हुआ देखकर रागिनी और राहुल ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा।
तभी राहुल ने कहा, माँ मेरा खाना हो गया, मैं कमरे में जाकर आराम करता हूँ। राहुल के जाने के बाद राहुल की माँ ने कहा, ठीक है, मैं दीदी से बात करती हूँ कि वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में राहुल के एडमिशन की बात कर लें। जब रागिनी ने ये सुना तो वह बहुत खुश हो गई और खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई। राहुल को भी दिल्ली जाने की परमिशन मिल चुकी थी, सो वह भी चल पड़ा अपने प्यार को मुकम्मल करने के लिए। उसकी ट्रेन शाम 6 बजे की थी। उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने उसके पापा मम्मी और उसकी बहन भी साथ आए थे। माँ बोली, बेटा दिल्ली में अपना ध्यान रखना, समय पर खाना खाना और अच्छे से पढ़ाई करना। मैं नहीं चाहती कि तेरे कारण तेरे मौसा जी और मौसी जी को कोई परेशानी हो, मैं ध्यान रखूंगा। तभी रागिनी राहुल के नज़दीक आई और उसे चिकोटी काटते हुए बोली, भैया मैंने अपना काम कर दिया है, लेकिन आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। कौन सा वादा? राहुल मासूमियत से मुंह बनाते हुए बोला। रागिनी उदास होते हुए बोली, बहुत बेकार हो भाई आप, अपना काम हो गया तो अपना वादा ही भूल गए। राहुल अभी कुछ बोलने ही वाला था कि तभी ट्रेन ने सीटी दी और राहुल के मम्मी पापा जल्दी से बोले, चल बेटा ट्रेन छूटने वाली है, जाकर अपनी सीट पर बैठ। राहुल बिना कुछ कहे ही मम्मी पापा के चरण छूकर और रागिनी को गले लगाकर ट्रेन में चढ़ गया और जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। सौभाग्य से उसे खिड़की वाली सीट ही मिली थी। उसे खिड़की के सहारे बैठना बहुत पसंद था। उसने खिड़की से ही मम्मी पापा को हाथ हिलाकर बाय कहा और रागिनी को देखते हुए अपनी जीभ निकालकर उसे चिढ़ाया। उसकी ऐसी हरकत देखकर रागिनी भी मुस्कुराने लगी और उसने भी उसे चिढ़ाया। राहुल को ट्रेन में बिठाने के बाद सभी घर वापस आ गए। जब रागिनी कमरे में जाने लगी तो उसकी नज़र राहुल के कमरे की तरफ उठ गई, जो कि उसके कमरे के साथ वाला कमरा ही था। उसे देखकर उसे अपने भाई की याद आने लगी। उसकी आंखें नम हो गईं। तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने फ़ोन खोलकर देखा, राहुल का मैसेज था जिसमें लिखा हुआ था, आई मिस यू लविंग सिस्टर। मैसेज पढ़कर उसके चेहरे पर खुशी छा गई। उसने भी रिप्लाई किया, आई मिस यू टू भैया। उसने अपना मन लगाने के लिए अपनी किताबें खोलीं और पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते ही उसे नींद आ गई। रात 8 बजे उसकी माँ उसके कमरे में आई और आते ही पूछा, अरे बेटा खाना नहीं खाना क्या? बिना खाना खाए ही सो गई। तभी उसकी नज़र अपने फ़ोन पर गई तो उसमें भाई की बहुत सारी स्माइली इमोजी आई पड़ी थी। उसने भी अपने भाई को एक स्माइली वाली इमोजी सेंड कर दी। फिर माँ के साथ डिनर करने लगी। ट्रेन में बैठा राहुल मोनिका के ख्यालों में खोया हुआ था। देर रात वह दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचकर उसे ऐसी खुशी का एहसास हुआ मानो वह अपने प्रेम के करीब पहुंच गया है। जैसे ही वह स्टेशन पर उतरा, उसका भाई विक्रम, जो कि उसकी मौसी का लड़का है, उसे स्टेशन पर लेने आया। राहुल विक्रम के साथ घर आ गया। उसने खाना खाया। वह विक्रम के साथ उसके कमरे में सो गया। सुबह उठकर उसने अपनी मौसी और मौसा जी को प्रणाम किया और उसकी मौसी की लड़की निकिता, उसने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। निकिता उसकी बहन रागिनी की हमउम्र थी, तो उसमें उसे उसकी झलक दिखाई दे रही थी। उसे देखकर उसे रागिनी की याद आ गई। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला, परंतु उसका फ़ोन बंद हो गया था क्योंकि उसने अपना फ़ोन चार्ज नहीं किया था। उसने विक्रम से उसका फ़ोन लिया और तुरंत घर के लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन मिलाया। उसकी बहन रागिनी बिल्कुल फ़ोन के नज़दीक ही बैठी थी। बैठी क्या थी, वह तो उसके फ़ोन का ही इंतज़ार कर रही थी। फ़ोन की पहली रिंग पर ही उसने फ़ोन उठा लिया और तुरंत बोली, भाई मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपने दिल्ली पहुँचने के बाद फ़ोन भी नहीं किया, आप ठीक हो ना? राहुल बोला, अरे एक्सप्रेस थोड़ा रुक तो सही, मैंने इसलिए रात को फ़ोन नहीं किया कि बहुत लेट हो गया था और मैंने सोचा तुम सब सो गए होगे और तुम्हारी नींद को ख़राब नहीं करना चाहता था। अच्छा ठीक है, वैसे आप ठीक हो ना? तभी उसकी मम्मी ने उसके हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, कैसा है तू? पहुंच गया घर? मौसी को परेशान मत करना, समय पर खाना खा लिया करना। ओके माँ, चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूँगा, घर में किसी को भी परेशान नहीं करूँगा। ठीक है। फिर उसकी माँ बोली, चल मेरी दीदी से बात करवा दे। राहुल ने आवाज़ लगाई, मौसी, मम्मी आपसे बात करना चाहती हैं। उसकी मौसी रूपा आई और राहुल के हाथ से फ़ोन ले लिया। कुछ देर दोनों बहनों में बात हुई। अगले दिन सोमवार था। मोनिका और गीता दोनों ही ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थीं। दोनों के चेहरे पर ही
थोड़ी सी नर्वसनेस थी क्योंकि ये उनकी जॉब का पहला दिन था और दूसरा कारण ये भी था कि वह इस शहर में नई थीं, इसीलिए उन्होंने ऑफिस जाने के लिए ऑफिस टाइम से 1 घंटा पहले ही घर से निकलने का फैसला किया ताकि वह 8:45 बजे से पहले ही ऑफिस पहुंच जाएं। दोनों तैयार होकर नीचे आईं। दोनों ने ही नाश्ता कैंटीन में करने का फैसला किया था। वे पहले दिन ही लेट नहीं होना चाहती थीं। वे दोनों नीचे आईं और रोड पर टैक्सी लेकर और उसे एड्रेस दिखाकर 8:30 बजे ही ऑफिस पहुंच गईं। टैक्सी से बाहर निकलकर वे मिस्टर पार्कर के ऑफिस बिल्डिंग के सामने खड़ी थीं। वह बिल्डिंग आसमान को छूती हुई महसूस हो रही थी और इतनी शानदार थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि शीश महल हो। उसकी ऑफिस की दीवारें ईंट पत्थर से ज़्यादा कांच की थीं। कुछ पलों के लिए तो वे उस ऑफिस को ठगी सी देखती रह गईं। लगभग 5 मिनट के बाद उन्होंने अपने आप को संभाला और वह एंट्रेंस पर पहुंचीं। एंट्रेंस पर उन्हें वॉचमैन ने रोक लिया क्योंकि उस ऑफिस में बिना अपॉइंटमेंट के किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं थी और चौकीदार किसी भी नए व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दे सकता था। यदि वह ऐसा करता तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाती। गीता ने वॉचमैन से कहा कि हम यहाँ पर नौकरी के लिए आए हैं। वॉचमैन बोला, लेकिन आज यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं है। तो मोनिका ने कहा, अंकल हम यहाँ इंटरव्यू के लिए नहीं आए, बल्कि हमारे लिए यहाँ से जॉब का ऑफर है। मोनिका की नम्रता भरी बातें सुनकर वॉचमैन ने कहा, बेटा तुम मेरी बेटी की उम्र की हो, परंतु बिना अपॉइंटमेंट लेटर या जॉब लेटर के बिना मैं तुम दोनों को अंदर नहीं जाने दे सकता। मेरी मजबूरी समझो। तभी मोनिका ने कहा, ठीक है अंकल। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और मिस्टर पार्कर को फ़ोन लगाया। उन्होंने मिस्टर पार्कर को सारी सिचुएशन बताई तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अभी ऑफिस के मैनेजर को फ़ोन करता हूँ, वह वॉचमैन से बोल देगा। मोनिका ने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर उसने फ़ोन रख दिया और कुछ देर वेट करने लगी। तभी गीता ने उससे बहुत धीमी आवाज़ में कहा, पार्कर सर ने खुद ही वॉचमैन से क्यों नहीं कहा? तो मोनिका ने उसे समझाया कि मिस्टर पार्कर इतने बड़े आदमी हैं और उनका इस तरह हमारे लिए वॉचमैन को फ़ोन करना सही नहीं होता। गीता सोचते हुए बोली, ये तो तुम सही कह रही हो, फिर हम यहाँ पर इस प्रकार से पूरी ईमानदारी से जॉब नहीं कर पाती। तभी मोनिका ने उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा, तू इतनी देर से क्यों समझती है? तभी गीता ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, एक समय था जब मैं बहुत होशियार हुआ करती थी, पर क्या करूं यार, तेरी संगति में रहकर बेवकूफ़ होती जा रही हूं और तू मेरी जगह होशियार होती जा रही है। मेरी संगति में रहकर। मोनिका उसकी बात सुनकर उसकी तरफ गुस्से से घूरते हुए देखने लगी। तभी वॉचमैन का फ़ोन बजा तो उन दोनों ने एक साथ वॉचमैन की तरफ देखा। वॉचमैन ने 1 मिनट किसी से बात की, फिर वह उन दोनों के पास आकर कहने लगा, आप दोनों अंदर जा सकती हो। मोनिका ने बड़ी नम्रता से थैंक यू कहा और अंदर आ गई। दोनों अंदर ऑफिस में पहुंचे तो ऑफिस के रिसेप्शन पर पहुंचकर उन्होंने अपना नाम बताया और मैनेजर के केबिन का पता पूछा। मोनिका की आवाज़ इतनी नम्र और मीठी थी कि वह रिसेप्शनिस्ट उससे पहली बार में ही इम्प्रेस हो गई। उसने भी बड़ी शालीनता से जवाब दिया, 3rd फ्लोर, रूम नंबर 18। मोनिका और गीता ने उसे धन्यवाद कहा तो रूबी भी जवाब में वेलकम कहकर मुस्कुरा दी। आज गीता ने एक वाइट टी-शर्ट और ब्लैक जीन्स पहन रखी थी। उसने अपने बालों को पोनीटेल में बांधा हुआ था। दूसरी तरफ मोनिका ने एक ग्रे कलर के कोट पैंट पहने थे और अपने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। वह बिल्कुल एक ऑफिशियल एम्प्लॉय लग रही थी। उसके चेहरे से सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे झलक रहा था मानो वह कितने सालों से ये काम कर रही थी। जब तक वह घर पर थीं तो बहुत नर्वस थीं, परंतु उसने अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल में करके अपने चेहरे पर सेल्फ कॉन्फिडेंस के भाव ला दिए थे। वह लिफ्ट में पहुंची और दोनों ही 3rd फ्लोर पर जाकर रूम नंबर 18 को ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने शिष्टाचार पूर्वक डोर नॉक किया तो अंदर से मिस्टर समीर मेहरा ने बड़ी रुआबी आवाज़ में कहा, कम इन। वे दोनों अंदर आए तो समीर ने कहा, प्लीज़ सिट डाउन। वे दोनों थैंक यू कहते हुए बैठ गईं। फिर उन्होंने उन दोनों को उनके जॉब अपॉइंटमेंट लेटर दिए और बेल बजाकर पियोन को बुलाया और कहा, इन्हें मिस नीलम के पास ले जाइए, वो इन्हें इनका काम समझा देंगी। उसने ओके सर कहा और गीता और मोनिका ने भी थैंक यू कहते हुए मैनेजर के कहने से बाहर आ गईं।
और पियोन के पीछे चल पड़े। वह उन्हें एक केबिन में ले गया। वह केबिन बहुत ही शानदार था। उन्होंने केबिन में पहुंचते ही मिस नीलम को गुड मॉर्निंग विश किया। मिस नीलम भी काफ़ी शालीन थीं, परंतु अपने काम के प्रति बहुत ही सख्त भी थीं। वह भले ही कितनी नम्रता से बात क्यों न कर लें, परंतु उसे काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने दोनों को बैठने का इशारा किया। दोनों बैठ गए तो उन्होंने अपने ऑफिस के सारे रूल रेगुलेशन उन्हें समझाए। उन्होंने बताया कि लेट ऑफिस में एंट्री नहीं होगी और लेट आने पर उनके आधे दिन की सैलरी काट दी जाएगी और महीने में केवल संडे के अलावा आप एक छुट्टी ले सकती हैं। एक से ज़्यादा छुट्टियां हुई तो उनकी 2 दिन की सैलरी काटी जाएगी। गीता और मोनिका ने बड़े ध्यान से सारे रूल रेगुलेशन समझे। दूसरी तरफ राहुल ने आज अपने भाई के साथ दिल्ली घूमने का प्लान बनाया, क्योंकि अभी एडमिशन में 1 हफ्ता बाकी था। दोनों भाई घूमने निकले। उन्होंने लगभग सभी दर्शनीय स्थल देखने की प्लानिंग की थी, इसीलिए वे सुबह नाश्ता करते ही बाइक पर निकल गए। उनका मानना था कि जो आनंद बाइक पर है वह गाड़ी में नहीं आ सकता, इसीलिए उन दोनों ने बाइक पर ही पूरी दिल्ली घूमने का फैसला किया। लगभग दिल्ली के सारे दर्शनीय स्थलों पर गए। लाल किला, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल इत्यादि। राहुल और विक्रम दोनों बाइक पर घूम रहे थे। तभी हल्की हल्की बारिश आ गई और हल्की बारिश ने वहां के मौसम को और भी खुशनुमा बना दिया। प्रदूषण से भरा हुआ दिल्ली का वातावरण अब धुला धुला सा स्वच्छ महसूस हो रहा था। वह दोनों घूमते हुए रात को 8 बजे तक घर वापस आ गए तो राहुल की मौसी ने उन्हें डिनर के लिए कहा, लेकिन विक्रम ने कहा, मॉम हम खाना बाहर से खाकर आए हैं, आप खा लीजिए, अब हम बहुत थक गए हैं, हम सोना चाहते हैं। तो विक्रम की माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जाओ तुम दोनों जाकर आराम करो। यदि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो निकिता को बता देना। निकिता पास में बैठी ही कोई मैगजीन पढ़ रही थी। वह एकदम से गुस्साते हुए बोली, मम्मा मैं इन दोनों के लिए कुछ भी काम नहीं करूँगी। ये दोनों अकेले अकेले घूमने निकल गए, मुझे अपने साथ नहीं ले गए। उसने उदासी से दोनों की तरफ देखा। उसका चेहरा देखकर राहुल को रागिनी की याद आ गई। वह भी ऐसा ही किया करती थी। वह उसके नज़दीक गया और बोला, ओहो मेरी प्यारी बहना मुझसे नाराज हो गई। वह बोला, अच्छा जिस दिन रागिनी यहाँ आएगी मैं तुम दोनों को पूरी दिल्ली घुमाऊंगा। वह भी सुबह से मेरा सिर खा रही है जब से उसे ये बात पता चली है। तभी निकिता ने कहा, ठीक है, लेकिन जब रागिनी आएगी तो आपको हम दोनों को पूरी दिल्ली घुमानी होगी। राहुल ने कहा, ओके। तो निकिता ने कहा, ओके से काम नहीं चलेगा, प्रॉमिस कीजिए। राहुल ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर प्रॉमिस किया तो निकिता खुश होकर राहुल भाई के गले लग गई। ओहो भैया आप कितने स्वीट हो। तभी विक्रम फेस बनाते हुए बोला, अच्छा केवल वही स्वीट भाई है और मैं कड़वा करेला। उसकी शक्ल देखकर दोनों को हंसी आ गई और उसने अपने दूसरे हाथ से विक्रम भाई को भी गले लगा लिया। दोनों के प्यार को देखकर वहां खड़ी उनकी मां की आंखें नम हो गईं। उधर मिस्टर पार्कर के ऑफिस में मोनिका और गीता को एक ही केबिन में काम बताया गया। वह केबिन बहुत बड़ा था, बस उनके बीच में एक छोटी सी पर्दे की दीवार थी। वहां दोनों अपना पूरा मन लगाकर काम कर रही थीं। मेहनती तो वह दोनों ही थीं। तभी 10 बजे के लगभग किसी ने बालकनी में धीरे से कहा कि बॉस आ गए हैं। तभी एम्प्लॉय सचेत होकर बैठ गए। कुछ समय पश्चात एक लड़की जिसका नाम योगिता था, उसने अपने आप को उन दोनों से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, हाय आई एम योगिता। गीता ने भी हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, माय नेम इज गीता। तो मोनिका ने भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, आई एम मोनिका। योगिता ने एक्साइटेड होकर कहा, लगता है आप दोनों न्यू हैं। तो गीता और मोनिका ने भी सहमति में सिर हिला दिया। योगिता बोली, इस ऑफिस का यही नियम है कि न्यू कमर को पहले 1 महीने तक काम सीखने के लिए अलग केबिन में रखा जाता है, फिर उन्हें ऑफिस की बड़ी बिल्डिंग में सबके साथ मिलकर काम करना होगा, जहां लगभग हर डिपार्टमेंट के 15 से 20 एम्प्लॉय होंगे। गीता ने कहा, अच्छा तभी हम दोनों को यहाँ अकेले रखा हुआ है। मैं तो सोच रही थी पता नहीं इस ऑफिस में कैसे मेरा वक्त कटेगा। यहाँ तो बस एक ही शक्ल देखने को मिलेगी जिसे दिन रात मैं कितने सालों से देख देख कर बोर हो रही हूँ। उसने अपनी एक आंख दबाते हुए मोनिका की तरफ देखा। मोनिका ने उसे घूर कर देखा तो योगिता को समझ में आ गया कि वो दोनों दोस्त हैं, तो उसने भी अपना हाथ बढ़ा दिया और बोली, क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं।
तो मोनिका और गीता ने दोनों ने सहमति में अपना सिर हिलाया और योगिता की फ्रेंडशिप के लिए बड़े हुए हाथ पर अपना हाथ रख दिया। तभी योगिता बोली, लंच टाइम हो गया है, चलो कुछ खाते हैं। गीता ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ यार, बहुत तेज भूख लगी है। आज ऑफिस जल्दी आने के चक्कर में सुबह नाश्ता नहीं कर पाई थी। तभी मोनिका बोली, या तो लेट तक सो ले या नाश्ता ही कर ले, तुझे जगाने के चक्कर में मुझे नाश्ता बनाने का टाइम नहीं मिल पाया। मोनिका को घूरते हुए देखकर गीता ने बड़ी मासूमियत से कहा, तुझे तो पता ही है ना मेरी नींद का, पर पक्का जल्दी जागने की आदत डाल लूंगी। तब तक कुछ दिन कैंटीन से ही नाश्ता और लंच का काम चला लेते हैं। और दोनों ऐसा कहते हुए योगिता के पीछे चल पड़ी, क्योंकि उन दोनों को तो कैंटीन का रास्ता मालूम ही नहीं था। वो तीनों कैंटीन पहुंची। कैंटीन ऑफिस की तरह ही शानदार थी। उस कैंटीन में आम कैंटीन की तरह बर्गर, समोसे और ब्रेड सैंडविच ही नहीं मिलते थे, बल्कि वहाँ तो सभी प्रकार की फास्ट फूड मिलते थे। फास्ट फूड के साथ साथ ही दाल, चावल, कड़ी, पनीर, या संक्षेप में कहा जाए कि वह एक प्रकार का छोटा सा रेस्टोरेंट ही था। वहाँ हर प्रकार का खाना मिलता था, फिर चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, या फिर वहाँ से कोई डिनर भी पैक करवा सकता था। क्योंकि उस शहर में बहुत से एम्प्लॉय अपने घर से दूर रहते थे, इसीलिए मिस्टर पार्कर ने सभी एम्प्लॉयज की सुविधा का ध्यान रखते हुए कैंटीन में खाने की व्यवस्था करवा दी थी। कैंटीन में अन्य होटलों से थोड़ा सस्ता खाना भी एम्प्लॉय को मिल जाता था, इसीलिए जो एम्प्लॉय खाना बनाना नहीं जानते थे या जो बनाना नहीं चाहते थे, वह सब अपना डिनर छुट्टी के समय कैंटीन से ही पैक करवा कर ले जाते थे। दोनों एक टेबल पर जाकर बैठ गईं और योगिता खाने का ऑर्डर देने के लिए कैंटीन के रिसेप्शन पर जा पहुंचती है। उसने रास्ते में ही उन दोनों की पसंद पूछ ली थी, इसीलिए उसने तुरंत ही जाकर 3 चीज बर्गर का ऑर्डर दिया और अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी, उन दोनों के लिए चाय का ऑर्डर देकर उन दोनों के पास आकर बैठ गई। कुछ ही समय में एक व्यक्ति आकर उनकी टेबल पर उनका ऑर्डर किया हुआ नाश्ता रखकर चला गया। उन तीनों ने हंसी मजाक करते हुए नाश्ता किया। तभी गीता बोली, अरे यार, एक बर्गर से क्या होगा, मुझे तो कुछ और भी खाना है। तभी उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और उसे चाउमीन दिखाई दी, तो उसने तुरंत एक लड़के को बुलाकर 3 प्लेट चाउमीन का ऑर्डर दे दिया और बोली, ये चाउमीन मेरी तरफ से हमारी फ्रेंडशिप की खुशी में और हमारी नई जॉब की खुशी में। तभी योगिता बोली, अरे वाह, इतने सस्ते में नहीं छूटने देंगे हम तुझे, जॉब की पार्टी केवल चाउमीन से। तभी गीता ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये तो केवल हमारी जॉब ज्वाइनिंग पार्टी है। जब हमें अपनी पहली सैलरी मिलेगी तो हम तुझे एक अच्छा सा लंच कराएंगे, और वह भी तेरी पसंद का। योगिता ने कहा, ओहो, 1 महीने इंतजार करना होगा। उसके ये रुआंसे शब्दों को सुनकर गीता और मोनिका दोनों को ही हंसी आ गई। उन तीनों की इतनी तेज हंसी की आवाज़ सुनकर कैंटीन में बैठे अन्य एम्प्लॉय भी उन्हें आश्चर्य से देखने लगे, परंतु इन तीनों ने लापरवाही से उन सभी को इग्नोर कर दिया और अपनी चाउमीन खाने में व्यस्त हो गईं। अपना खाना समाप्त करके वो तीनों अपने अपने काम पर लौट गए। उन्हें काम करते करते शाम हो गई। तभी योगिता ने उन्हें उनके केबिन में कदम रखते हुए कहा, अरे भाई, पहले दिन ही पूरे महीने का काम खत्म करने का इरादा है क्या? घर नहीं चलना? तभी मोनिका ने कहा कि ऑफिस बंद होने का समय हो गया। तो योगिता बोली, हाँ, 5:15 बज चुके हैं। ऑफिस बंद होने का समय तो 5 बजे का है। तुम दोनों को जब मैंने एंट्रेंस पर नहीं देखा तो वापस तुम्हें बुलाने चली आई। तभी गीता और मोनिका ने अपना अपना लैपटॉप बंद किया और अपना अपना बैग उठाकर योगिता के साथ नीचे आ गईं। तभी गीता ने कहा, तुम 1 मिनट रुको, मैं भी वॉशरूम होकर आती हूँ। और वह योगिता से रास्ता पूछकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अभी वह वॉशरूम की तरफ गैलरी से गुजर ही रही थी कि एक लड़के से टकरा गई। वह लड़का भी बहुत जल्दी में था। उसने जल्दी से बिना देखे ही गीता को सॉरी कहा और वहाँ से चलता बना। बेचारी गीता तो उसकी शक्ल भी ठीक से नहीं देख पाई, परंतु उसकी आवाज़ ही उसे मदहोश करने के लिए काफ़ी थी। उसका लंबा कद और गोरा रंग था, जो कि गीता ने पीछे से ही महसूस किया था। वह मन ही मन में बोली, हाय, कितना हैंडसम है। जो पीछे से इतना हैंडसम दिखाई दे रहा है, पता नहीं आगे से कितना हैंडसम होगा। मैं तो उसकी शक्ल भी ठीक से नहीं देख पाई, अब मैं उसे दोबारा देखूंगी भी तो पहचानूंगी कैसे।
मन ही मन बड़बड़ाते हुए वो वॉशरूम की तरफ चल पड़ी और वॉशरूम में जाकर उसने अपना फेस वॉश किया और वापस योगिता और मोनिका के पास आ गई और तीनों एक साथ ही ऑटो से चल पड़े। रास्ते में योगिता का घर सबसे पहले आया। योगिता ने गीता मोनिका को अपने घर चाय पीने के लिए इनवाइट किया, परंतु दोनों ने ही शालीनता से मना करते हुए कहा, यार फिर किसी दिन, आज ऑफिस का पहला दिन था तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अब जाकर आराम करेंगे। मोनिका बोली, थोड़ी देर आराम करने के बाद डिनर भी तो बनाना होगा। तभी गीता चहकते हुए बोली, अरे मैंने तो डिनर का भी इंतजाम कर लिया है, मैं आलू के पराठे और अचार लेकर आई हूँ। तो मोनिका ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, लेकिन तू ये सब कब लेकर आई? तो उसने कहा, जब मैं वॉशरूम के लिए गई थी तो उसके बाद सीधा मुझे डिनर का याद आया तो मैं कैंटीन गई और वहाँ से हम दोनों के लिए डिनर पैक कराया। अब रात को इन्हें गर्म करके दही के साथ खाएंगे। मैंने सुबह दही जमाया था। मोनिका ने कहा, अरे यार ये तो तूने बहुत अच्छा किया, वास्तव में आज तो मैं भी बहुत थक गई हूँ। फिर दोनों ने योगिता को बाय कहा और वापस अपने रूम की तरफ ऑटो वाले से चलने के लिए कहा। वे अपने रूम पर आकर अपने कमरे में गईं और नहाकर फ्रेश होकर लिविंग रूम में जाकर टीवी देखने लगीं। टीवी देखते देखते उन्हें समय का एहसास नहीं हुआ और डिनर का समय हो गया। फिर मोनिका खड़ी हुई और उसने जाकर पराठे गर्म किए और दही के साथ दोनों ने खाना खाया और दोनों कमरे में आकर सो गईं। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।